चलो देखो आज चलो इधर ध्यान दो, कॉपी बंद कर लो। ठीक है, पहले समझो अच्छे से, ठीक, बाद में इसको नोट करना, लिखना अपना। चलो देखो, दिखाई दे रहा है? यहाँ तक दिखाई दे रहा है? क्विक रिवीजन। चलो यही है ना। कहीं और की वाली बात कोई और है नहीं है, तो उसको ऐसे लिख दो पहले सबसे पहले। और स्क्वायर वाला देखो, इससे कम, 3 से कम स्क्वायर वाला है, ये और है ना, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, इसको हटा दें। चलो देखो इधर रासायनिक बलगतिकी। देखो चैप्टर, देखो चलो देखो चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक मतलब जानते हो ना, रासायनिक का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक मतलब बात करते हैं किसकी? रासायनिक अभिक्रिया की। किसकी बात करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक। बलगतिकी, बलगतिकी का मतलब होता है क्या? गति से। ठीक है, यानी अभिक्रिया की गति। क्या? अभिक्रिया की गति। ठीक है ना, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है यहाँ पे ना, उसकी गति से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी जाती हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या बताता है कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसकी मतलब उसकी रेट क्या है, मतलब दर क्या है, मतलब कितनी स्पीड से हो रही है, मतलब कितने टाइम में रिएक्टेंट जो है कितना ख़त्म हो रहा है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है। देखो जैसे मान लो ना, एक रिएक्शन है ये, ए से क्या बना? बी। ठीक है, तो जो इस साइड रहता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं ना। बोलो क्या बोलते हैं इसको? अभिकारक। और इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। बोलो, यही है ना। तो जब क्या होता है, रिएक्शन शुरू होती है, मतलब कोई भी चीज़ रिएक्शन करवाते हैं कभी भी कहीं पर, तो शुरू में क्या होता है, प्रोडक्ट हमारे पास रहता है नहीं, पहले रिएक्टेंट ही रहता है ना, पहले अभिकारक रहता है। मतलब स्टार्टिंग में मान लो t बराबर 0 टाइम पर, अभी कब मेरे तो t बराबर 0 पर हमारे पास क्या होगा? केवल अभिकारक। अभिकारक की जनरली वैसे क्या पढ़ेंगे? सांद्रता के टर्म में। कंसंट्रेशन ही पढ़ना, प्रेशर भी पढ़ा जाता है, लेकिन अभी जो पढ़ोगे कंसंट्रेशन। तो मान लो t बराबर 0 पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान लेते हैं? x थी। क्या थी? x थी, या फिर स्मॉल a कर लो, यही ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन स्मॉल a थी। उस समय ये क्या रहा होगा? कुछ भी नहीं, 0 था, पहले तो बना ही नहीं था। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी 10-5 मिनट बाद, कुछ टाइम बाद जब देखेंगे, मान लो 5 सेकंड बाद या 5 मिनट बाद, ठीक है, तो 5 मिनट बाद देखोगे तो रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाती है तो ये बनना शुरू कर देगा और ये कम होना शुरू कर देगा। तो इसमें से कुछ कम हुआ, मान लेते हैं इसमें से ना यक्स कम हुआ है, तो जितना कम हुआ वही यहाँ पे क्या होगा? बना होगा। समझ आई नहीं है?
तो मतलब ऐसे तो 0 मतलब टाइम पे इतना, उसके बाद मान लो फिर t बराबर 10 सेकेंड पे, 10 सेकेंड में क्या देखा गया, तो इसमें से a माइनस x से मान लो क्या y कम हुआ, क्या कम हो गया, y कम हो गया, y कम हो गया तो यहाँ पे क्या बना होगा, y बना होगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्या होगा, अलग जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ये इसमें से कम होता जाएगा, ख़त्म होता चला जाएगा। या फिर ऐसे मान लो x कम हुआ था, यहाँ पे कितना कम हुआ 2x, डबल उसका, तो यहाँ पे कितना बना होगा 2x बना होगा। कुछ भी, वो तो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, कितना तेज कितना स्लो कितना फास्ट रिएक्शन हो रहा है। तो जैसे जैसे समय क्या होगा बीतता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट क्या होगा कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो मतलब कि अब देखो क्या हो रहा है, समय के साथ कंसंट्रेशन बदल रही है। तो हम बता सकते हैं ना कि इसको क्या बोलोगे, रिएक्शन की स्पीड क्या है बताओ, रिएक्शन कितनी गति से चल रहा है। तो हम बोलेंगे, क्या बोलोगे इसमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। अगर मान लो ये गति निकालना है, अभिक्रिया की गति अगर निकालनी है तो गति बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो कंसंट्रेशन मान लो हम इसका कंपेयर कर दें, पहले इसकी या तो चाहे यहाँ से क्योंकि देखो जितने रेट से ये कम हो उतने रेट से बन भी रहा है, ये समझ आई नहीं आया। अब कोई देखो, अब जैसे मान लो ना कोई है बाइक से कहीं जा रहा है, तो चाहे बोलो कि इतनी स्पीड से वहाँ जा रहा है, और चाहे बोलो कि उस तरफ से क्या बोलोगे इतनी स्पीड से वो आ रहा है कि नहीं। तो बात एक ही है ना, चाहे बोलो कि इतनी स्पीड से कंसंट्रेशन घट रहा है, चाहे बोलो इतनी स्पीड से ये बन रहा है, क्योंकि जितना घटेगा उतने बनेगा वो, ठीक। तो चाहे यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो। मान लो मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो गति क्या निकालोगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल, ठीक, कि नहीं इनिशियल माइनस फाइनल, चाहे जो ले लो, क्योंकि बड़ा कौन होगा, बड़ा ये होगा ना, क्योंकि शुरुआत में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसकी फिर ये कम हो जाएगी, तो इसमें से घटा हो तब पता चले ना कितना चेंज हुआ है। बोलो सांद्रता में कितना परिवर्तन आया, ज़्यादा में से कम घटाओगे ना, तो ज़्यादा में से कम मतलब कि क्या हो जाएगा, a माइनस x बटे टाइम कितना लगा था, पहले 0 था 5, मतलब 5 माइनस 0 5 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, तो a माइनस a प्लस x डिवाइड बाई 5 सेकेंड, तो आ जाएगा क्या x अपान 5, ठीक है, पर सेकेंड क्या। और ऐसे अच्छा एक चीज़ और है, यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यूनिट वैसे ना ये क्या होता है मोल पर लीटर में ना, कंसंट्रेशन है ना, तो कंसंट्रेशन मोलरता नॉर्मलता बहुत सारा पढ़े थे, ढेर सारा कंसंट्रेशन होता है ना। तो कंसंट्रेशन जनरली इसमें जो पढ़ोगे वो क्या होता है मोल पर लीटर में, तो इसको क्या बोल सकते हो, अगर ये मोल पर लीटर में है तो हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर अभी कोई यूनिट नहीं रखे हैं तो हम इसको क्या मानेंगे, पर सेकेंड ही मान चलो, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम निकालेंगे, तो जनरल एग्जाम्पल हो गया। तो मतलब समझ आया ना कि रासायनिक बलगति क्या है। रासायनिक बलगति जो है भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया की गति और गति को कौन कौन प्रभावित करता है उसके कारक, ठीक है ना। परिभाषा क्या लिखोगे इसका, रासायनिक बलगति जो है भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की गति और उसको प्रभावित करने वाले कारकों जैसे सांद्रता, ताप आदि का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक बलगति कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक बलगति क्या है, भौतिक रसायन की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अभिक्रिया की गति, ठीक है, क्या होती है, कैसे बदलती है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ पढ़ते हैं। तो अब रासायनिक बल गतिकी पढ़ने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा क्या, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, मतलब इस आधार पर। तो रासायनिक बल गतिकी के आधार पर जब देखते हैं, बल गतिकी के आधार पर, बल गतिकी के आधार पर अभिक्रिया कितने टाइप होती है बताओ जरा, बोलो 3। एक वेरी फास्ट रिएक्शन, अति तीव्र अभिक्रिया, क्या होती है, अति तीव्र अभिक्रिया, ठीक। दूसरा क्या होता है, मंद अभिक्रिया, ठीक, मतलब स्लो रिएक्शन।
और एक होती है अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है ना, अति मंद अभिक्रिया। अब ये चीज़ भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। देखो पहले हमेशा ना, देखो अभिक्रिया की रेट वगैरह कुछ भी निकालने से पहले ये पता कर लो कि इसमें रिएक्शन कौन सी है, ये वाली कि ये वाली, क्योंकि जो अभिक्रिया ये जो अभी पढ़ रहे हो अभिक्रिया की गति वगैरह जो भी निकालना है वो केवल ना इसी में निकाल सकते हो बस, और किसी में नहीं निकलता। अगर सोचो कि इसका निकाल ले, इम्पॉसिबल है, इसका इम्पॉसिबल है। क्यों? अति तीव्र मतलब जैसे एसिड बेस रिएक्शन होता है। अगर अभी ना NaOH और HCl का रिएक्शन करवा दें तो इसमें टाइम नहीं लगेगा इसको क्या बनाने में, नमक बनाने में, मतलब बहुत ही तेज़ी से NaCl बनाएगा, ठीक, और साथ ही साथ क्या बना लेगा, वाटर। तो जैसे टाइम देखोगे ना, तुम्हारे देखते भर में तो रिएक्शन हो जाएगी, तो फिर क्या निकालने की ज़रूरत है क्या? नहीं ज़रूरत ना, तो ज़रूरत ही नहीं है निकालना, या निकाल भी तो नहीं पाओगे, वो 10 की घात -2 मतलब बहुत कम टाइम में हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और कैसे पहचानते हैं? कोई ना इंटरमीडिएट हो, देखो खास करके ना इनऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं होती, लेकिन लोग ऑर्गेनिक फंसते हैं ज़्यादातर। ऑर्गेनिक में क्या होता है, कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है? अगर पहला तो एसिड बेस, दूसरा एक होता है कौन सा, अवक्षेपण, जैसे कि देख लो, जैसे है क्या लेते हैं, AgNO3 ना, हाँ AgNO3 और NaCl ना, अगर इसका रिएक्शन करा दें तो तुरंत क्या बना लेता है, NaNO3 AgCl का क्रिस्टल मिल जाएगा इसमें, AgCl प्लस NaNO3। तो इसको जैसे ही ना बीकर में डालोगे ना, AgNO3 में NaCl या फिर NaCl में AgNO3, तुरंत बन जाएगा। तो ये अम्ल क्षार अभिक्रिया है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी बहुत तेज़ होती है। एक और होती है कार्बोकैटायन वाली, और कार्बोकैटायन वाली कहाँ पढ़ोगे, ऑर्गेनिक में SN1 SN2 रिएक्शन में, ठीक है ना। SN1 रिएक्शन में देखो कार्बोकैटायन बनता है, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे है C और ऐसे देखो CH3 का होल थ्राइस CCl। अगर अभी इसका रिएक्शन कराएं तो पता है पहले क्या होता है, पहले Cl निकलता है ना, Cl निकल के क्या बनाता है, CH3 का होल थ्राइस C प्लस चार्ज, मतलब कार्बोकैटायन बनता है। फिर जब कार्बोकैटायन बन जाता है तब आता है NaOH का OH माइनस, Na तो प्लस निकल गया, वो Cl के साथ चला गया, NaCl बना लिया उसने, और OH आएगा, देखो ये प्लस माइनस अटैक किया और क्या बन गया, CH3 का होल थ्राइस COH। अब चाहे ओपन कर लिख दो, CH3OH, ओपन करोगे तो बड़ा से बनेगा, ओपन नहीं किया ऐसे दिखा दिया हो, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन में 2 स्टेप में हुआ है, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है। ये वाला स्टेप पता है स्लो होगा, ये वाला फास्ट होगा, क्यों, देखो प्लस माइनस, ये इंटरमीडिएट है ना, और जब अगर कोई प्लस माइनस बन गया है तो इसका मतलब प्लस माइनस वाले जिस पे चार्ज वगैरह होते हैं वो अनस्टेबल होता है, और जब कोई चीज़ अनस्टेबल है तो वो पता है जुड़ने में टाइम नहीं लगता, वो तो सोचता जितना जल्दी हो सके क्या हो जाए, जुड़ जाए। मतलब ये वाली रिएक्शन ना वेरी फास्ट होगी। ये कौन सी रिएक्शन है, वेरी फास्ट, ऐसे लिख दे रहा है, ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। तो जो अब वेरी फास्ट होती है तब बताया जो बहुत तेज़ होगी उसका निकाल नहीं पाओगे, तो निकालोगे रेट कहाँ से, यहाँ से, और यहाँ पे देखोगे रिएक्टेंट की साइड केवल एक ही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, SN1 अभिक्रिया, ठीक है ना, SN1 अभिक्रिया। तो अब रेट यहाँ से नहीं निकलेगी, क्यों, वेरी फास्ट है। क्यों वेरी फास्ट है, क्योंकि यहाँ आयन है, आयन के रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है, आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, तो रेट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। इस स्टेप हम क्या बोलेंगे, RDS बोलेंगे। क्या, RDS मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, मतलब रेट माने दर, डिटर्मिन मतलब निर्धारक, पद, स्टेप माने पद, जो दर का निर्धारण करता है वो वाला पद, ठीक है ना। रेट को जो निकालता है,
जो रेट को निकालता है वो वाला स्टेप, मतलब रेट को डिटरमाइन करने वाला स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ठीक है ना। तो ये हो गए कौन से, अति तीव्र अपक्रिया में, ठीक। मंद अपक्रिया समझ में आया ना, ये वाला है ऐसे रिएक्शन जो मतलब एक समय निश्चित टाइम में हो जाए, मतलब एक मतलब उचित समय में, जिसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिसको निकालना उचित होता है। ऐसे रिएक्शन किस में आते हैं, मंद अपक्रिया में, और इसी को स्टडी किया जाता है, ठीक है। अब देखो अतिमंद कौन सा है, अतिमंद जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है। अब अगर Fe को हम रख दें लोहे को तो उसमें जंग लगने में बहुत टाइम लेता है, ठीक है। वो वेरी स्लो रिएक्शन होते हैं। और कौन से रिएक्शन होते हैं, विघटन, ठीक है। जैसे कि अब मान लो जैसे ना स्वतः अपने आप वाटर का बनना, पानी को से लैब में बनाना आसान है, बाकी जगह बनाना आसान है, लेकिन अपने आप जो पानी बनता है, जो नेचर में बना है वाटर, वो अपने आप ही बना है ना, कोई बनाया तो है नहीं। तो जो अपने आप पानी बना उसको बनने में क्या लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बनने में, हाँ बिल्कुल। तो वो सब क्या है, मंद अपक्रिया। और एक एलिमेंट से दूसरा बनने में, जैसे ना नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनने में, ठीक है, बहुत टाइम देखना पड़ेगा। सबकी हाफ लाइफ देखो लिखवाए होंगे, एक दो लिखवाए हैं ना। एक पता है कौन सा, यूरेनियम कौन सा था, उसको बनने में 10⁹ साल लगे थे। हाँ क्या था, एक बार बोलो उसको तो, रुक जाओ, क्या, हाँ हाँ यूरेनियम, अच्छा ये है यूरेनियम 92,238, ये किस में कन्वर्ट हुआ था, 2He4 प्लस थोरियम ना, TH कितना है 90, ऐसा तो इसको तो इसमें घटा दो ना, 234। यहाँ पे बताओ इसकी हाफ लाइफ क्या है, 10⁹ वर्ष, देख लो ये है। अब इसमें ना 9 जीरो बढ़ा दो, 8 जीरो बढ़ा दो, 5 मान लो 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ क्या हुआ है, हाँ मतलब 450 करोड़ वर्ष, 450 करोड़ साल लगेगा, तब यूरेनियम बदलता है किसमें, थोरियम में बदल जाता है। बस एक अल्फा पार्टिकल उसमें से क्या होता है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये निकल जाता है, इसे बोलते हैं अल्फा। वो भी ना हाफ लाइफ है ये, आधा, मतलब जितना यूरेनियम रहेगा उसका आधा ख़त्म होगा इतने टाइम में। अब समझ आया, पूरा ख़त्म होने में इसका कितना टाइम समय लगेगा, दुगना नहीं, दुगने से भी ज़्यादा। समझ आया नहीं आया, क्यों दुगना से ज़्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती है रेट भी कम हो जाती है। समझ आया, शुरू में थोड़ा रिएक्शन फास्ट चलता है, लेकिन जैसे कम होता जाएगा या और स्लो होता जाएगा। तो जितना ये आधा जितने टाइम में ख़त्म हुआ है, इसमें जो है पूरा ख़त्म होता है और टाइम लेगा इसका। समझ आया नहीं आया, तो ये रिएक्शन क्या है, वेरी स्लो। तो इसको स्टडी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता इसको, तो इसको पढ़ना ही बेकार है। तब कहाँ कोई पढ़ पाएगा भाई, उसको कितना जन्म लेना पड़ेगा उसको, ठीक है बोलो कितने जन्म लेना पड़ेगा उसको, 400 बार, 450 बार ना, नहीं सब कितने, अब एक काम कर लो ना, डिवाइड कर लो, 100 से डिवाइड कर दो, चलो 100 से मान लो डिवाइड कर दिए, तो 100 में से कितना जीरो कम करें, अब बताओ कितना है, हाँ 4 करोड़ 50 लाख बार जन्म लेना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। समझा ही नहीं है, चलो तो ये हो गए क्या अपक्रिया के टाइप, समझा ही नहीं आया। तो मतलब तीव्र अतीव्र अपक्रिया, मंद अपक्रिया, ये तो अपक्रिया के प्रकार हो गए। अब उसके बाद क्या होता है, इसमें जो पढ़ते हैं अपक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक।
पेट्रोल कैसे बनता है? पेट्रोल भी ऐसे कुछ बनता है। ज़मीन में जो बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते दब जाते हैं, तो गर्मी की वजह धीरे धीरे वो क्या होता है पेट्रोलियम में अपघटित होकर कन्वर्ट हो जाता है। अभी देखो भी टाइम लगता है। बिल्कुल टाइम लगेगा, थोड़े समय थोड़ी बनता है सब ये। अभी देखो कहीं चेक कर सकते, कभी कोई जानवर वानवर कहीं अगर मरा हो, ठीक है, मरने के बाद देखो जब एकदम से ख़त्म हो जाता है तो वहाँ ऑयल जैसा वहाँ बचा रहता है। कभी जाओ स्मेल करोगे तो वहाँ पेट्रोलियम जैसे स्मेल आती है, ठीक है ना, आती नहीं आती है? कभी चेक किया हो, कभी ट्राई किया हो कभी? जब ना बहुत थोड़ा थोड़ा कुछ बचा रहता है, जाओगे तो वहाँ पेट्रोलियम जैसे स्मेल आता है, ठीक है ना। चलो, तो क्या होता, तो अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। तो देखो कारक कितने होते हैं, तो पहला जो कारक है वो क्या है, सांद्रता, ठीक। ये देखो तो क्या होता है, ये जो अभिकारक है इसकी सांद्रता ना जितनी ज़्यादा रहती है तो अभिक्रिया की रेट भी क्या होती है, अभिक्रिया की गति भी ज़्यादा। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब अभिक्रिया अगर सांद्रता जितनी ज़्यादा, अभिक्रिया उतनी क्या होता है, तेज होती है। तो यहाँ पे ना ऐसे भी लिख सकते हो, अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की जो गति होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, अभिकारक की सांद्रता के, किसके, केवल अभिकारक, अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, पहला चीज़। दूसरा, सेम टू सेम ऐसे ना टेम्परेचर भी, अभिक्रिया की जो दर है यानी रेट प्रोपोर्शनल किसके होती है, टेम्परेचर के। अभी देखो कोई रिएक्शन होता है, अगर उसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा दो उतना तेज़ी से होने लगता है कि नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, अभिक्रिया की गति बढ़ती, मतलब अभिक्रिया और तीव्र हो जाती है। उसके बाद तीसरा, दाब भी, प्रेशर, प्रेशर के भी क्या होता है, ये रेट जो है वो क्या होती है, प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या होता है, प्रेशर, दाब, प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना अभिक्रिया की रेट क्या होती है, बढ़ती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, प्रकाश जो भी है, ऊष्मा प्रकाश, ठीक है, ये भी जो रेट होती है तो उसको छोड़ो, जाने दो, उसको इन्वॉल्व, वो समझ लो टेम्परेचर जैसा, ठीक है। टेम्परेचर उससे मिलता है ना, सनलाइट से भी टेम्परेचर मिलता है, उस हीट करने पे भी, तो बात वही है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ना, पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही अभिक्रिया की रेट क्या होगी, उतनी ज़्यादा होती है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, उत्प्रेरक होते हैं ना, अगर उत्प्रेरक रहता है तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, रेट क्या होता है, बढ़ता है, कब, जब उत्प्रेरक हो। कौन बढ़ाता है, उत्प्रेरक। अगर उत्प्रेरक डाल देते हैं तो रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे अगर याद हो ना, अमोनिया बनाने की विधि डायग्राम सहित पढ़े होगे ना, हैबर प्रोसेस ना, हैबर प्रोसेस होता है ना, उसमें 3:1 अनुपात में लेते हैं हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन ना, अंदर प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है उसमें, देखो कैटलिस्ट उत्प्रेरक लेते हैं क्या, या फिर मोलिब्डेनम ना, उसको मिलाने से अभिक्रिया क्या होती है, फास्ट हो जाती है। और क्या होते हैं, बस इतना ही। और वैसे ना अवस्था, मतलब ये जो अभिकारक है ये किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में अभिक्रिया थोड़ा स्लो होती है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होती है, गैस स्टेट में है तो और तेज होगी। तो ये सारी चीज़ें होती। और मेन जो इसमें पढ़ना, मेन वैसे यही 5 ही है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ने हैं, ये पहला पढ़ना है, ठीक है ना, ये वाला, ये अच्छे से पढ़ना है। ये देखो प्रेशर, कभी कभी देखो यूपी बोर्ड में ये बहुत कम आता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये,
ठीक है। देखो अगर ना ये पढ़ लिए सांद्रता तो अपने आप ये क्योंकि देखो पढ़ाई उसमें गैस स्टेट में पढ़े थे ना कि सांद्रता को प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, उसमें देखोगे इसी चैप्टर में भी बताए हैं यहाँ पर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि देखो ये होता है फार्मूला ना गैस समीकरण PV = nRT से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है प्रेशर, ठीक है ना, और ये N क्या है सांद्रता है, मोल पर लीटर ना, N क्या है मोल। तो V जब इधर आएगा तो बन जाएगा क्या N/V × RT, और इसको क्या लिख सकते हो N/V को CRT। ये C क्या है कंसंट्रेशन, ये क्या है प्रेशर, ये कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता ही तो है। तो चाहो तो प्रेशर को सांद्रता में, सांद्रता को प्रेशर में बदल सकते हो। तो कुल मिला के ये दोनों लगभग एक ही चीज़ें हैं। इसको पढ़ लिए समझ लो ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ते हैं क्या आर्हीनियस का समीकरण है। तो आर्हीनियस का जो समीकरण है वो टेम्परेचर पे ही मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर बेस्ड है। उसके बाद ये सब चीज़ें बहुत कम यूज में आती हैं यूथ वगैरह, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना है कहाँ पे, जब ना इसमें क्या बोलते हैं टेम्परेचर आर्हीनियस समीकरण के बाद उसमें ना कुछ पर से एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा। तो जब सक्रियण ऊर्जा की बात करते हैं तो वहाँ पे ना ये चीज़ कभी कभी वहाँ पे थोड़ा बहुत स्टडी किया जाता है, बस केवल यही कि कैसे काम करता है। उत्प्रेरक जब लेते हैं तो क्या करता है सक्रियण ऊर्जा जो होती है ना उसको कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जैसे ना पहले एनर्जी जैसे मान लो इतनी लगती थी, ठीक, तो इसको डालने से ना इतनी ही लगेगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी, पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही थी, इसको लगाने एनर्जी कम खर्च करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये भी क्या होता है रेट को बढ़ाता है। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट वैसे है नहीं, इसमें जो पढ़ते हैं ये दो चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ, चलो इसको मिटा दें। टाइम हो गया क्या, बस इतना ही, चलो बाकी चीज़ें कल फिर करवाएंगे। चलो देखो, चलो इधर ध्यान दो, ठीक। ये क्या होता है वेग समीकरण। तो पहले ना एक समीकरण ले लेते हैं। समीकरण क्या ले लेते हैं, जैसे ना कोई एग्जाम्पल, जैसे नाइट्रोजन वाला है ना, देखो ये N2 + H2 गिव्स क्या होता है NH3, ये होता है ना। अगर इसको बैलेंस करें तो बैलेंस करने पे यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है ना। ये एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया। तो इसका अगर वेग समीकरण लिखना हो तो क्या लिखोगे, तो वेग समीकरण जो होता है वो क्या होता है वेग बराबर, ठीक, डिफरेंशिएट मतलब क्या बोलते हैं, एक समाकलित अवकलित दो होते हैं ना, डिफरेंशिएशन में जब लिखते हैं तो क्या बन जाता है ये, तो -D कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt वेग समीकरण। उसके बाद क्या हो जाए, फिर बाद बराबर -1/3D कंसंट्रेशन H2/dt, ठीक है। बराबर क्या होता है प्रोडक्ट साइड जो प्लस में 1/2 क्या हो जाएगा D कंसंट्रेशन ऑफ किसका NH3 का /dt, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये लिखना आना चाहिए। DN2 मतलब नाइट्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन बटे उसमें लगा हुआ समय। वैसे हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा हुआ समय। ये अमोनिया की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा हुआ समय। ये दोनों रिएक्टेंट हैं। रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है कम होता है, इसलिए इसमें -4 से दिखाते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है हमेशा बढ़ता है, उसमें हमेशा वृद्धि होती है, इसलिए उसको प्लस में दिखाते हैं, ठीक है। और ये जो कोफिशिएंट होते हैं, देखो ये मतलब इस देखो कोफिशिएंट नीचे क्यों जा रहा है, नीचे इसलिए जाता है क्योंकि 1 मोल के साथ ये 3 मोल ख़त्म होता है ना। 1 मोल के साथ कितना मोल ख़त्म होता है, 3 मोल ख़त्म होता है। तो अगर 1 मोल के साथ 3 मोल ख़त्म होता है तो इसको भी 1 मोल के रिस्पेक्ट में हमको चाहिए ना। तो इसको क्या करते हैं -1/3। 3 यहाँ नहीं कर सकते, कितने मतलब 3 टाइम हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबको 1 मोल की रिस्पेक्ट में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे क्या करते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं,
समझ आई नहीं आया? तो ये होता है वेग समीकरण, ये चीज़ लिखना आना चाहिए, किसी भी रिएक्शन का वेग समीकरण पता होना चाहिए। तो बहुत सारे ना इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह ऐसे भी होते हैं जो ऐसे वेग समीकरण से ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना? समझ आई नहीं आया? चलो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको करो। ये इसका निकाल दिखाओ, CH3 CH2 Cl प्लस NaOH gives CH3 CH2 OH gives। चलो इसका वेग समीकरण लिख के दिखाओ, वेग समीकरण लिखो। हो गया कि नहीं? चलो देखते हैं। तो क्या लिखोगे इसको, वेग बराबर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ, इसको हम लिखेंगे छोटा करके C2H5Cl डिवाइड बाई dt बराबर ये माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ NaOH डिवाइड बाई dt बराबर क्या लिखोगे, प्लस डी कंसंट्रेशन C2H5OH डिवाइड बाई dt बराबर प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ NaCl डिवाइड बाई, यही होगा ना? तो ये लिख लोगे ना इसको, तो बस ये लिखना आना चाहिए। उसके बाद हाँ वहाँ पे माइनस होगा, प्लस हाँ यहाँ पे प्लस होगा, प्रोडक्ट साइड हमेशा प्लस होता है। चलो नहीं, प्लस तो ऐसे ही माना जाता है, नहीं रहेगा तभी प्लस ही तो मानते हैं उसको। तो ये हो गया वेग समीकरण। उसके बाद जो पढ़ते हैं ना इसमें वेग नियम, क्या पढ़ते हैं, वेग नियम। वेग नियम क्या है? वेग नियम वही है जो बताए थे ना, सांद्रता पर सांद्रता का प्रभाव जो होता है, ठीक। वेग नियम क्या बोलता है, अगर कोई रिएक्शन है, मान लो इधर है रिएक्टेंट R, इधर बन रहा है प्रोडक्ट P, ठीक है, तो वेग नियम बोलता है कि जो अभिक्रिया का वेग होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और पावर में कुछ n होगा, ठीक है ना, पावर में क्या लोगे, n, ठीक। तो अभिक्रिया वेग नियम से, वेग नियम ही बोलता है कि अभिकारक की सांद्रता वेग के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाओगे तो वेग बराबर क्या लिख सकते हो, k कंसंट्रेशन R की पावर n, जहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट है, और n क्या है, कोटि, नहीं n क्या है, कोटि, जहाँ n को क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है ना। समझ आई नहीं आया? अब जब ये कोटि अगर आ गई तो अब फिर से ना यहाँ एक क्लासिफिकेशन और आ जाता है, कोटि के आधार पर, ठीक, किसके आधार पर, कोटि के आधार पर। कोटि के आधार पर अभिक्रिया को भी पढ़ते हैं। कोटि के आधार पर अभिक्रिया को ना कई भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला शून्य कोटि, ठीक है ना, शून्य कोटि अभिक्रिया। उसके बाद क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया,
द्वितीय कोटि क्रिया, ऐसे तो मतलब द्वितीय तृतीय चाहे इतना लिखो। प्रथम शून्य के अलावा भी और भी होते हैं, हाफ 1/2 भी हो सकती है कोटि, 1/4 भी हो सकती है, कोटि कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि शून्य और ये प्रथम द्वितीय ही हो, ठीक है। फ्रैक्शन में भी आती है ये। नहीं दिखेगा नीचे, चलो। अब द्वितीय कोटि में सिलेबस में है नहीं तो जाने दो उसको, ठीक। द्वितीय कोटि निकालने की जरूरत वैसे है नहीं, बात बता देंगे, ठीक है, जो जरूरी चीज़ें हैं। तो ये दो ही मेन, इसमें दो ही पढ़ना है, शून्य कोटि क्रिया और इसको डिटेल पढ़ना है। बाकी कोट तो जो भी पूछा, अगर कोट निकालना है तो जो भी निकालोगे उस पर मैटर करता है, ठीक। क्या कर मतलब क्या किसके लिए निकालना है, क्या चीज़, समझ। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो इसमें क्या पढ़ते हैं, प्रथम कोटि क्रिया। शून्य, पहले शून्य से नमस्ते। शून्य कोटि क्रिया, तो पहले इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। अगर शून्य कोटि क्रिया है तो वेग नियम से हम ना उसको लिख सकते हैं। मान लो ये रिएक्शन है, माना एक रिएक्शन है R gives P, ठीक है, और ये कैसा है, ये शून्य कोटि है। कैसा है ये, शून्य कोटि का है ये। तो अगर ये शून्य कोटि का है तो फिर हम वेग नियम लिख सकते हैं ना। तो क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर के कंसंट्रेशन। अच्छा, वेग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ये इससे भी लिख सकते हैं। वेग समीकरण से अगर हम देखें तो वेग बराबर हम लिख सकते हैं -d कंसंट्रेशन R/dt, और एक लिखेंगे वेग नियम से, वेग बराबर क्या होता है, k कंसंट्रेशन R अब की पावर 0। क्यों, शून्य कोटि है ना। देखो यन भी तो बताता है ना कोट, तो क्योंकि माने हैं ना, इस रिएक्शन को मान लिए हैं पहले से शून्य कोटि है। अगर मान लिए तो यहाँ कुछ रखना पड़ेगा। चलो रख दिए। अब इन दोनों को ना रिलेट कर दो, तो देखो इसको क्या कर सकते, लिख सकते हो -d कंसंट्रेशन R/dt बराबर क्या हो जाएगा, किसी की अगर घात 0 होती है तो वो 1 हो जाता है ना, यानी k इंटू क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो अब dt को उधर ले जाओ, k को इधर कर दो, तो -d कंसंट्रेशन R = k इंटू dt, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट मतलब समाकलन कर दो। तो रुक जाओ, पहले एक चीज़ लिख दो, इसको बोलते हैं क्या, अवकलित वेग समीकरण। क्या बोलते हैं, ये वाला है अवकलित वेग समीकरण, वेग नियम चाहे जो बोलो, ठीक है। अवकलित वेग नियम, समझ आया। अवकलित है तो समाकलन भी हो जाएगा इसका, तो चलो समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर करो, तो समाकलन करने के लिए चिन्ह लगाते हैं ना, बड़ा सा ये वाला चिन्ह, माइनस ये d कंसंट्रेशन R = के, देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होता ना, होता है क्या, नहीं होता ना, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dt। बोलो मैथ वाले, हाँ रख दे रहे हैं यार, पहले बनाने दो। अब उसके बाद रिएक्शन में लिमिट था ही नहीं ना अब यहाँ तक। अब इसके आगे जाने के लिए ना, इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट ले लो, कहाँ से कहाँ तक, चाहे लिमिट ले लो चाहे कांस्टेंट कर लो ना, क्योंकि इंटीग्रेशन दो होता है, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें लिमिट के लिए कहाँ से कहाँ लेंगे, तो एक मान लेते हैं जब t टाइम 0 था उस समय इसका कंसंट्रेशन स्मॉल a, ठीक है, या a0 कर लो, चाहे जो भी इच्छा हो। क्या रख ले, a0 कर दें, a0 उस समय कुछ था ही नहीं, इससे कोई लेना देना, प्रोडक्ट छोड़ दो, रिएक्टेंट देखो। और जब t टाइम t आया मतलब कुछ समय बाद, ये क्या हो गया, 80 हो गया, 80 ये कुछ भी मान लो, जो भी रखोगे वो आएगा वही, ठीक है। और भी ले सकते हो, या फिर ना, या कभी कभी ना इसको x a बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, -x,
इसके टर्म में भी लिखा जाता है ना, चाहे इस टर्म में लिखो चाहे उस टर्म में लिखो। तो देखो, तो यहाँ पे हमको लिमिट लेना पड़ेगा। इनिशियल कितना रहेगा, a0, यहाँ पर 80, टाइम शुरू में क्या था, 0 था, यहाँ टाइम t है। ठीक, अब देखो इसका जो किसी भी मतलब r का डिफरेंशिएशन क्या होता है, r ही आएगा ना। और ऊपर ये एक बार अपर लिमिट लेते हैं, नीचे लगा लेते हैं लोअर लिमिट, तो जाएगा माइनस, ये हो जाए, इसको बड़ा सा ब्रैकेट बना देना ऐसे, और ये हो गया r, और अपर लिमिट में क्या लेंगे 80, ठीक, और लोअर लिमिट क्या लेंगे a0, ठीक, ऐसे कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर k बाहर आ जाएगा, dt जो है t का 0, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है t है। अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट। r को इसे जहाँ r है एक बार इसको रखो, माइनस में इसको रखो, तो एक माइनस तो बाहर पहले से है, ये हो गया 80, और माइनस क्या हो जाएगा a0। अब इस माइनस को अंदर लेके जाओ तो बदलेगा ना, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो इसको मैं आगे कर दे रहा हूँ, ठीक। तो हो गया a0 माइनस, ये क्या हो जाएगा 80 बराबर, ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसको तो बराबर, चलिए यहाँ पे इसको भी कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा k इंटू टी माइनस 0, टी माइनस 0 मतलब t ही तो आया, तो k इंटू टी। तो यही हो गया क्या, समाकलित वेग समीकरण, वेग नियम, ये समाकलित वेग नियम है। अब या करके ऐसे भी कर सकते हो, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है a, तो यहाँ a रख सकते हो, माइनस फाइनल कंसंट्रेशन कितना है a माइनस एक्स, तो यहाँ रख दो a माइनस एक्स बराबर kT। अब इसको देखो, माइनस इधर जाएगा तो कट गया, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू क्या हो गया kT, और k बराबर जानते हो x अपान t, या फिर t बराबर x अपान k, तो चाहे जो लिख दो, k बराबर लिख सकते हैं क्या, x अपान t। ठीक, समझ आई नहीं, तो ये हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया। और ये कौन सा हो गया, ये समाकलित वेग समीकरण है। ये भी लगाते हैं, ये भी जरूरत पड़े, जो भी जरूरत पड़े वही कर लो, ठीक। या फिर यही वाला लिख सकते हो जो ऊपर है, ये भी काम का है। ये वाला वैसे ज़्यादा यूज में कौन आता है, ये वाला बहुत कम आता है, ये ज़्यादा यूज याद रखो, ये वाला a माइनस एक्स बराबर kT, या फिर यही याद रखो, ऐसे करके रख लो, इनिशियल की जगह a, फाइनल जगह a माइनस एक्स। समझ आई नहीं है, तो ये हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक। अब इसका अर्ध आयु देख लो, ठीक है। मान लो हाफ लाइफ निकालना हो तो अर्ध आयु, अर्धायु क्या होती है, वह समय जिस पर, देखो अर्धायु क्या है, अर्धायु समय होता है, क्या होता है, समय, वह समय जिस पर अभिकारक की सांद्रता आधी हो जाती है, अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक। मतलब देखो, चाहे इसी को बना लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन क्या था, फिर से मान लेते हैं, माना रिएक्शन है R गिव्स P, शून्य कोटि, कैसा है ये, शून्य कोटि, ठीक। इनिशियल t टाइम 0 पर इसकी कंसंट्रेशन क्या माने, अब a0 चलो a0 ले रहे हैं, या फिर a माइनस एक्स, चाहे जो भी। और उसके बाद t बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, t हाफ, आधा निकालना है ना। जब t हाफ बोले, t 1/2 मतलब t हाफ मतलब ये सांद्रता a0 के यहाँ कितना बचा होगा, इसका आधा हो गया है, तो यहाँ लिखोगे a0 डिवाइड बाई 2, ठीक। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, फाइनल कंसंट्रेशन ये है।
तो अब चाहो तो इसको ना ऐसे ही डिराइव कर लो जैसे कि है, सब ऐसे पूरा आगे करते चले जाओ तो मिल जाएगा। और ज़रूरत तो ऐसे है नहीं, डायरेक्ट इसी में रख दो, चाहे नीचे वाले में चाहे ऊपर वाले में। देखो ये जो जब देखो जब टी हाफ लेते हैं तब ए टी की जगह जहाँ ए टी होना चाहिए वहाँ A0/2 है। तो देखो ये अगर इसको टी हाफ करोगे तो जो ए टी है क्या बन जाएगा, A0/2 बन जाएगा। समझ आई नहीं है? मतलब कि यदि टी बराबर क्या लेंगे, टी हाफ लेंगे ना, तब ए टी बराबर क्या हो जाएगा, A0/2 है कि नहीं। जब टी देखो यहाँ पे क्या था, कहाँ गया टी ना, जब टी हाफ हुआ तो ए टी बन गया ए, क्योंकि आधा रह जाता है ना। तो वह सब मतलब टी हाफ ऐसा समय है जब विकारक की सांद्रता आधी हो जाती है, मतलब A0 था A0/2 आधा हो गया, मतलब यहाँ 5 मोल है तो यहाँ 2.5 मोल बचेगा, ऐसा कुछ। तो अब इसी में रख दो डायरेक्ट, ये देखो ये फिर इसमें रखते हैं तो इसमें इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, चलो 1 ही रखें, 2 कर दें, 2 कर दें, इसको 1 कर दे रहे हैं। ये भी तो काम का है ना हमारे, ये भी काम का है, इसको 3 कर दे रहे हैं। तो चलो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण किससे, समीकरण 2 वाला लगा दो। तो इसी को रखो A0, चलो ठीक है, माइनस ए टी की जगह हम रखेंगे A0/2, ठीक, बराबर के, और टी की जगह हम लिखेंगे टी हाफ, क्योंकि जब टी हाफ बनता है तो ये ए टी जो है ऐसे बन जाता है। अब जो है तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा 2A0 माइनस A0/2 इक्वल टू के इंटू टी हाफ। समझ आया? अब 2 A0 में से एक A0 घटेगा तो क्या आएगा, A0/2 ना, तो ये बगल में कर दे रहा हूँ, तो हो गया ये A0/2 बराबर के इंटू टी हाफ। समझ आया? तो बताओ टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, टी हाफ बराबर A0/2 के। समझ आया नहीं आया? या तो चाहो ना A0 क्या होता है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए के टर्म में भी लिख सकते हो। समझ आया नहीं आया? ये हो गया अर्ध आयु। समझ आई नहीं यहाँ तक? बोलो। चलो इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो देखो ये हो गया ना, शून्य क्या होता है, शून्य कोटि अपक्रिया हो गई ना। इसके बाद क्या देखोगे, प्रथम कोटि अपक्रिया। कौन सी? प्रथम कोटि अपक्रिया क्या होती है? कि वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर जो है अभिकारक की सांद्रता की घात 1 के समानुपाती होती है ना। ठीक है ना, यही लिखोगे ना। तो इसमें भी क्या करें, एक समीकरण ले लो, माना एक रिएक्शन है R गिव्स P, कैसा है, प्रथम कोटि। प्रथम कोटि मानना पड़ेगा, ठीक। इसमें वही ले लो, जब ये टी टाइम 0 था उस समय इसका कंसंट्रेशन A0 रहा होगा, और उसके बाद टाइम टी पर ये घट कर के AT हो गया होगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, ये A रहा होगा और यहाँ पे A-X हो जाएगा फिर ना, ये है। चलो तो पहले इसका ना वो निकाल लो, क्या, वेग 2 तरीके से निकलेगा ना। एक किस बेस पर, अपक्रिया समीकरण, वेग समीकरण से अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, -d कंसंट्रेशन R/dt। और अगर वेग नियम से देखें तो क्या लिखेंगे, k कंसंट्रेशन R की पावर 1,
क्यों, प्रथम कोटि है तो ये वन की एन की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 लिखा नहीं जाता, इसको हटा भी सकते हो। अब इसको क्या कर दो, ये डी टी को उधर ले जाओ, बाकी आर को इधर कर दो, आर इधर आ जाएगा, ठीक रहेगा। तो माइनस डी कंसंट्रेशन आर डिवाइड बाई कंसंट्रेशन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू डी टी। ठीक है, समझ आएगी नहीं है। ये कौन सा समीकरण है, अवकलित ना, ये अवकलित वेग नियम है, इसको क्या बोलते हैं, अवकलित वेग नियम। अब इसका क्या कर दो, समाकलन कर दो। क्या लिख रहे हैं, चलो समाकलन करने पर, समाकलन कर दो। समाकलन करने के लिए देखो क्या करेंगे, चिन्ह लगा दो ऐसे, माइनस बाहर करो, डी या इसको ऐसे बोलते हैं ना, 1 कंसंट्रेशन आर डी आर। ठीक है, ऐसे ना 1/r ही होता है ना ये इसको क्या लिखोगे, के बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा डी टी। अब देखो इसका सूत्र याद हो ना, इंटीग्रेशन 1/r का मान क्या होता है, ln, नेचुरल लॉग और कंसंट्रेशन r, ये होता है ना, ln r बन जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ऐसे बना दो, तो लिखोगे क्या, ln, ठीक, कंसंट्रेशन r ना, और इसके बाद जो है अपर लोअर लिमिट ले रहे हैं। अपर लिमिट क्या लोगे, तो अपर लिमिट देखो ये लोअर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, यहाँ भी नहीं लिखे थे, ये 80 यहाँ कर दें, यहाँ पे 0, यहाँ पे t ना, समझ आ रहा ही नहीं, डेविएशन कर लोगे ना इसको अच्छे से। चलो अब करवाएंगे बाद में, ठीक। ऊपर क्या लोगे, अपर लिमिट 80 है और नीचे लोअर लिमिट, ठीक। और यहाँ हो जाए के टी, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे 0। लोअर लिमिट क्या है, 0, अपर लिमिट क्या है, टी। अब इसमें एक तो माइनस चलो बाहर है, क्या हो जाए, ln 80 माइनस ln a, ये तो होता है ना, बोलो, ln r की जो वैल्यू बदलेगी ना, क्या हो जाएगा, 80 माइनस ln a0, क्या है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, t माइनस 0, ठीक, हाँ वही। तो इसको ना ये माइनस को अंदर लेके जाओ तो ये वाला बदल जाएगा ना, तो लिखोगे ln a0 माइनस ln 80 बराबर k इंटू टी, हो गया, ठीक। अब देखो ये फॉर्मूला लॉग वाला याद करो, 3-4 फार्मूले याद रखो। देखो पहला कौन सा, लॉग, पहला तो ये देख लो, पहला क्या होता है, ln बराबर क्या होता है, 2.303 लॉग, ठीक। दूसरा लॉग चाहे ले लो चाहे ln ले लो, ठीक, ln ही कर दे रहे हैं ना, ln a इंटू बी को लिखते हैं क्या, आज बहुत गलत क्यों हो रहा है, ln क्या हो जाएगा, a प्लस ln क्या होता है, b ना, पहला है। दूसरा ln a अपान b रहता है तो क्या बन जाता है, ln a माइनस ln b, और ln क्या होता है, a की पावर b, तो क्या हो जाएगा, b ln a, ये याद रखो, ठीक है ना, इतना याद रखना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन वाला जो एक फार्मूला है वो भी याद रखो। तो इसको वैसे लिख दो, देखो ln a माइनस ln b, ln a माइनस ln b बन जाएगा a ln a अपान b,
तो मतलब इसको लिख सकते हो ln a0 अपॉन at बराबर k इंटू टी। चाहे लिख दो, चाहो तो अपना इधर उधर भी कर सकते हो। ये प्रथम कोटि का समाकलित वेग नियम है, ठीक है ना। समझ आई नहीं? अब थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर देते हैं। क्या ln बराबर देखो क्या होता है 2.33 लॉग। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, के टी को इधर में ले आ रहा हूँ, ठीक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, के टी बराबर 2.303 लॉग बन गया। ये इनिशियल कंसंट्रेशन और ये फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक। अब एक टी को उधर ले जाओ तो के की वैल्यू मिल जाएगी, या टी की वैल्यू निकाल लो। टी बराबर क्या लिखोगे 2.303 अपान के। उसके बाद क्या होगा लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बटे फाइनल कंसंट्रेशन। ये फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल जो ज़्यादातर आते हैं यही से आते हैं, ठीक। समझ आई नहीं है? ठीक। अब उसके बाद चलो इसकी अर्धायु पता करते हैं। अगर अर्ध आयु की बात करें तो अर्ध आयु वही है क्या, यदि जब t बराबर होगा t हाफ, तब जो AT होगा वो क्या हो जाएगा A0 डिवाइड बाई 2। यही रख दो, यहीं पे रख दो, देखते हैं। जहाँ t है वहाँ हम क्या लिखेंगे t हाफ ना। देखो t की जगह क्या लिख दिए t हाफ, तो ये 2.303 डिवाइड बाई k, यहाँ हो गया लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है A0 बटे कितना है AT है, वहाँ पे हम लिखेंगे A0 डिवाइड बाई 2। तो ये पता ऊपर चला जाता है ना, यहाँ जाएगा ना। तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 2A0 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन A0। अब A0 से A0 ख़त्म ना, log 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.3010 ना। तो t हाफ बराबर क्या हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाइड log 2 की वैल्यू रख दो, ठीक है। यहीं ये भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये भी याद रखना पड़ेगा। कुछ वैल्यू याद रखो 30 लॉग की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। कितनी किसकी 2 की 3 की 5 की 7 की, बस इतना याद। 2 की 3 की 5 की 7 की। वैसे कभी कभी ज़्यादातर देखते हैं ना सवालों में दिया रहता है, लेकिन कभी नहीं भी दिया रहता है। चलो तो इसमें ना मल्टीप्लाई करो कितने 0.3010 डिवाइड बाई के। अगर इसको ना मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है याद है ना सबको, 0.693 अपान के। ये अर्ध आयु वाला फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये है। अगर ये आ रहा है ना तो चाहो तो इससे निकाल लो। कहाँ से देखो, ये जो डेरिवेशन किए यहाँ से ना, डेरिवेशन में देखो ये लिमिट लिए थे ना 80 जो क्या लिख दो 80 हाफ ना, तो वही मिल किया आ जाएगा। तो ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसकी अर्थात समझ आया नहीं आया। तो दो ये फार्मूले जो है, डेरिवेशन शून्य कोटि वाला बहुत कम आता है, ये वाला आता है ज़्यादातर, इसको याद रखो। और न्यूमेरिकल भी यहीं से आते हैं सारे, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब बाकी क्या बच रहा है इसमें इम्पोर्टेंट, वैसे मेरे हिसाब कुछ नहीं, एक चीज़ है क्या, चलो एक चीज़ और आता है कोटि और आणविकता में अंतर ना।
तो वही देखो, अंतर देख लो, वही यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोटि और कोटि और आणविकता में अंतर, ठीक, ये ज़रूरी है ना। कोटि और आणविकता में अंतर कैसे निकालते हैं? अंतर याद है? कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे? कोटि, यहाँ पर आणविकता। चलो नंबर 1, पहला कोटि जो होती है, परिभाषा जानते हो ना? कोटि क्या होती है? वेग नियम में ना, हाँ, वेग नियम में निहित अभिकारक की सांद्रता की घातों के योगफल को की घातों का योगफल ही तो है वैसे, नहीं तो पूरा इसमें इतने में आएगा नहीं। वेग नियम में निहित अभिकारक की घातों का योगफल जो होता है वही क्या है? कोटि। ठीक, समझ नहीं है? उसके बाद इसमें हाँ, साधारण के मतलब एक पदीय अभिक्रिया, एक पद में जो क्रिया, एक मतलब हर एक पद के अलग अलग, ठीक, मतलब साधारण लिख लो, साधारण अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या अभिकारकों ना, नहीं, अभिकारक अणुओं की संख्या, बोलो, अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है, ठीक है ना। उसके बाद शून्य कोटि में क्या होता है? शून्य कोटि जो है हमेशा, शून्य कोटि ना क्या क्या हो सकता, धनात्मक हो सकती है ना, या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य ना, या ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य और फ्रैक्शन, मतलब क्या बोलते हैं उसको? हाँ, भिन्नात्मक। हाँ, तो बना लेना ना, एग्जाम में 4 पॉइंट बना लेना इसको। ये धनात्मक होती हैं, वो धनात्मक नहीं होती हैं, हाँ, ये ऋणात्मक होती है और ऋणात्मक नहीं होती है। ये शून्य भी हो सकती है, शून्य हो ही नहीं सकती है। ये भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। 4 बन जाएंगे इसमें ना, इतना। ये जो होते हैं, अरे यार, आणविकता में ये केवल धनात्मक होती है। ये केवल धनात्मक होती है। ये वेग नियम, ये ये क्या होता है? नंबर 3, यह ताप दाब के द्वारा प्रभावित होती है ना। कोटि बदलेगी, कोटि बदलती है क्या? टेम्परेचर बदलनी चाहिए ना। और क्या चीज़ बोले इसमें? सांद्रता बदलेंगे तो कोटि बदलेगी ना, आणविकता नहीं बदलेगी। देखो ये जो होती है किस पर आधारित होती है?
हाँ नहीं, ये होती है और वो क्या बोलते हैं प्रेक्षणों पर आधारित, परीक्षणों पर आधारित, मतलब ये प्रयोगात्मक वैल्यू है। कैसी होती है? यह प्रयोगों पर आधारित होती है, प्रयोगों पर आधारित होती है, बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं बता सकते ना। बता सकते हो क्या बिना एक्सपेरिमेंट किए? कोट नहीं बता सकते ना, बिना एक्सपेरिमेंट किए कोट नहीं निकाला जा सकता ना। एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं ना, कंसंट्रेशन कम ज़्यादा करके देखेंगे, अगर रेट इधर उधर बदली तो इसका मतलब तभी पता चलता ना किस हिसाब से बढ़ रहा है। लेकिन ये तो सिद्धांत पर काम करता है, प्रयोग पे नहीं। ये सिद्धांत है, ये किस पर आधारित है? सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा सिद्धांत बताओ? कौन सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत? टक्कर का सिद्धांत। कौन का सिद्धांत? टक्कर का, कोलिजन थ्योरी ना, टक्कर का सिद्धांत। टक्कर का सिद्धांत क्या बोलता है? वो सिद्धांत बोलता है कि अभिक्रिया तभी होगी जब अभिकारक के अणु टकराएंगे। ठीक, अणु 1, 2 या 3 टकरा सकते हैं। ठीक है, अणु कितने टकरा सकते हैं? 1, 2, 3 अणु टकरा सकते हैं। तो कोट जो है कुछ भी हो सकती है, लेकिन आणविकता या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी। समझ आई नहीं? यह केवल धनात्मक और साथ में 1, 2 या फिर 3 हो सकती है। हाँ, कोट जो है ताप दाब पर निर्भर करती है, तो ताप दाब पर निर्भर नहीं करती है। देखो टक्कर का सिद्धांत में ही बताता है। टक्कर का सिद्धांत बोलता है कि जब अणु देखो पहला नंबर तो अणुओं को टकराना होगा, लेकिन केवल टकराने से भी नहीं होता, वो टकराते तो लाखों अणु हैं, लेकिन लाखों अणुओं में से 1-2 अणु ऐसे होते हैं, मतलब टक्करें बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसमें से लाखों में 1-2 टक्करें ऐसी होती हैं जो बहुत ही प्रभावी होती है। उसे क्या बोलते हैं? प्रभावी टक्कर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्रभावी टक्कर बोलते हैं। क्यों प्रभावी टक्कर बोलते हैं? क्योंकि उस टक्कर में जो सक्रियण ऊर्जा होती है, मतलब जो एनर्जी होती है, वो सक्रियण ऊर्जा के बराबर हो जाती है, और जिसकी अगर सक्रियण ऊर्जा के बराबर हो गई तो रिएक्शन क्या होगी? आगे बढ़ जाएगी, रिएक्शन प्रोसीड होगी, नहीं तो नहीं होगी। समझ आई? नहीं आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो अभी इसमें एक टॉपिक और बचा है, वो भी क्लियर कर लें, इसको भी अपना देखो। चलो देखो, इसको मिटा दें। चलो इसके बाद जो है एक चीज़ और होता है क्या? अभिक्रिया, अभी तक जितनी चीज़ें पढ़े हो यहाँ पर ना क्या होता है, अभिक्रिया किस पर डिपेंड कर रही थी? सांद्रता पर ना। अभिक्रिया जो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर जब हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की गति क्या होती है? बढ़ती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। ये चीज़ किसने बताया? आर्हेनियस ने। तो ये चीज़ आर्हेनियस के समीकरण से पता चलता है। इसके आर्हेनियस का समीकरण, आर्हेनियस का समीकरण यह बताता है कि अभिक्रिया की गति टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है। ठीक, और ये आर्हेनियस का समीकरण क्या है? तो ये होता है K = A × e⁻⁻RT। यही है किसका? यही है आर्हेनियस का समीकरण। अगर आर्हेनियस समीकरण आता है तो लिख दो क्या? एक ऐसा समीकरण जो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, ठीक है, और टेम्परेचर में संबंध स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। जो कि क्या होता है? K =
ए इंटू ई की पावर माइनस ए अपान आर टी होता है। ठीक, यही समीकरण होता है, बाकी कुछ है नहीं। अब इसी में एक चीज़ और कर सकते हो, इसमें ना कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल आ जाती हैं, और जब न्यूमेरिकल आ जाएगी तो ऐसे रखोगे तो नहीं हल होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ना बदलना पड़ेगा, किसमें, लॉग में। तो इसका क्या कम होता है, लॉग लेने पर दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ लॉग लेने पर। क्या चीज़, क्या कहें, कुछ बोले क्या? ठीक है, ln ले लो वही, ठीक है, लॉग ले लो, नेचुरल लॉग है ना ये। तो लॉग अगर लेते हो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln के बराबर क्या हो जाएगा, ln a और इनटू ना e की पावर माइनस ई ए अपान आर टी। अब देखो ln के बराबर क्या हो जाएगा, log a इंटू बी वाला फार्मूला लगा दो, तो अलग अलग कर सकते हो ना, प्लस में हो जाएगा, तो ln a प्लस ln e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये हो गया। अब ln a को चाहे इस साइड लाओ या फिर वहीं रहने दो, नहीं तो इस साइड ले लें, चलो यहीं रहने देते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, ln के बराबर ln a प्लस, अब देखो ये एक फार्मूला और याद करना पड़ेगा। अगर लॉग नहीं, ये वाला नहीं, ई वाला लॉग, अगर देखो ना ये वाला याद रखो, ln e की पावर अगर माइनस बी रहता है तो बन जाता है, ये माइनस बी आगे आ जाता है, बन जाता है क्या, ये अब भी आगे आ जाएगा, हो जाएगा माइनस बी फिर से ln e की पावर माइनस बी ना, नहीं होता है ना, नहीं नहीं ई हो जाता, ये इतना होगा, इतना होता है ना, ये होगा, माइनस भी आगे चला आएगा, इतना हो जाएगा। ठीक, और ये जो ln e होता है इसका मान कितना होता है, हमेशा 1। एक फार्मूला ये भी याद रखो, क्या, log e जो होता है e बराबर कितना होता है, 1। ठीक, इसको याद रखो, समझ आया नहीं आया, ये वाला फार्मूला याद रखो, तो कर लो इसको। तो ये माइनस ई अपान आर टी बाहर आ जाएगा, माइनस ए बाई आर टी बाहर, इनटू क्या हो जाएगा, ln e। ठीक, समझ आई नहीं है। अब ln e तो कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, ln के बराबर ln a प्लस प्लस माइनस माइनस, चलो ऐसा करते, ठीक है ना। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ई ए अपान आर टी, मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे तो यही आएगा, तो इतना आ गया। अब इसको ना और भी अगर आसान बनाना चाहते हो, हाँ, तो ln को log में कन्वर्ट कर सकते हो ना, बोलो, log में कन्वर्ट कर लेंगे, जहाँ ln वहाँ क्या होगा, 0 पॉइंट। हाँ, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको इस साइड लाएं, चलो ऐसे करते रहे। ln जहाँ है वहाँ हो जाएगा 2.303 log के बराबर, यहाँ भी 2.303 log a माइनस ई ए अपान आर टी। समझ आई नहीं है, अंजलि समझ आ रहा है? चलो अब ये देखो 2.33 उधर लेके जाओ, है ना, किसको, हाँ चलो वो भी कर दे रहे हैं, बात देखिए, चाहे ऐसे कर दो, चाहे इसको उधर लेके चले जाओ, तब भी तो हो जाएगा ना, उधर लेके चले जाओ तो यहाँ नीचे चला जाएगा ना, इसमें भी इसमें भी। ठीक, तो चलो वैसे करते हैं, भाग कर दे रहे हैं पूरे में, 2.303 से यहाँ भी पूरे में हो जाएगा ना, इसमें अलग से कर दें, 2.303 इसमें भी 2.303, तो ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाता है ना, नीचे रहता है, अच्छा नीचे रहेगा, यहाँ रहेगा इसकी जगह पे ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
log के 1/, होता तब जाता ना, है कि नहीं? सर ऊपर ही जाएगा, वहाँ लिख रहा था RD ना, नहीं यार सही तो लिखे सर वो पहले से अमाउंट में आता है, वहाँ लिखा था सही। अरे सही लिखा है यार, दिक्कत क्या? देखो ये पूरे का है ना, इधर देखो ये पूरे का है। तो अरे यार देखो इसमें भाग कर रहे हो, इसमें करो तो इसमें भी तो वैसे ही होगा, लिखोगे तो वैसे ही। अब यहाँ देखो ऐसे भी कर दो, लो भागे 2.303 ना, भाग को गुणा कर, बता देखो जो भाग है इसका मतलब 1 हुआ ना, और जब ये गुणा में कन्वर्ट होगा तो पलट नहीं जाएगा, तो कुल मिला के नीचे आएगा वो। समझ आई नहीं आया? समझ आया कि नहीं? तो 2.303 तो नीचे ही रहेगा। तो log के बराबर क्या हो जाएगा? log a माइनस ए अपान 2.303 RT, यही समीकरण है। जब अगर इतना बना लोगे तब न्यूमेरिकल वगैरह जो आएंगे ना उसको हल कर सकते हो, ठीक। यहाँ से हल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यहाँ से आसान रहेगा सॉल्व करना। अभी अगर सवाल आता है तो वैल्यू दी रहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी दी रहती है, इन सब वैल्यू कुछ न कुछ दी रहेगी, ठीक है। समझ आई नहीं यहाँ तक? और इससे रिलेटेड एक और आता है, जैसे मान लो दो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा करें, मतलब दो अलग अलग टेम्परेचर पे भी निकाले जाते हैं, ठीक। दो अलग अलग टेम्परेचर करना है तो इस एक समीकरण से बनाओ, उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मान लो जैसे मान लो एक टेम्परेचर पर रिएक्शन का रेट कुछ है और एक दूसरे टेम्परेचर पे कुछ है, तब क्या मतलब उस पर अगर निकालना हो तो चलो अभी देख लो। और एक चीज़ और पूछ जाता है कभी कभी, एक आता है इसमें, अगर ना टेम्परेचर जो है 10 डिग्री के जब डिफरेंस होता है तो रेट लगभग 2 गुना या 3 गुना बढ़ती है। अगर जैसे मान लो 50 डिग्री कोई रिएक्शन हो रहा है, 50 से जब उसको 60 करोगे तो रेट क्या हो जाता है, 2 टाइम बढ़ जाता है, लगभग 2 या 3 टाइम क्या होता है, बढ़ता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर क्या लिख लो, ताप किस पर, T1 तथा T1 तथा T2 पर अगर टेम्परेचर 2 हों तो समीकरण 2 बनाने पड़ेंगे ना। और क्या चीज़ बदलेगा, एक्टिवेशन वही रहेगी, वो के बदलेगा, कांस्टेंट चेंज होगा ना। तो मतलब कि T1 पर मान लो हम क्या ले लेते हैं, लिखो यदि, ऐसे लिखो, ऐसे 2 समीकरण बना लेते हैं। पहले क्या लिखते हैं, log K1 बराबर log A माइनस ए अपान 2.303 RT1, ये है समीकरण 1, ठीक। और इसको डिवाइड कर दो समीकरण 2 से, क्या कर दो, log K2 क्या हो जाएगा, log A माइनस ए अपान 2.303 RT2, समीकरण नंबर 2, डिवाइड कर दो। तो बताओ क्या क्या कटेगा, ये तो ख़त्म हो गया ना, ये के ई एस ई ये कैंसिल हो गया, बोलो 2.30 कट गया, आर से आर कट गया, आया क्या, बच क्या रहा है, बच रहा है log K1 अपॉन log K2, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, T1 है ना, हाँ T1 अपॉन T2, T1 ऊपर है ना, सर जी ये वाला तो ऊपर चला जाएगा। कौन वाला, हाँ ऐसे करो ना, 1 अपॉन T1 1 अपॉन T2, आप सही जाएगा, ठीक। अब समझ आया? तो 1 अपॉन, तो मतलब कुल मिला के क्या है, T2 ऊपर T1 नीचे जाएगा ना। तो log क्या हो जाएगा, अच्छा log कटता नहीं, कटता ना, log K1 अपॉन log K2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 अपॉन
T1। लेकिन इसमें तो वैल्यू तो फर्क पड़ रहा है ना आएगा। यार भाग देने पर नहीं आएगा ना। हाँ टेम्परेचर घटाना पड़ेगा तभी आएगा। हाँ डेल्टा टी निकालने के लिए T2 माइनस T1 करते हैं, सही कह रहे हैं। भाग जरूरत पड़ती है, भाग करने से आएगा नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, घटाते हैं छोड़ देते हैं। देखो मतलब टी अगर टेम्परेचर 2 रहते हैं तो वहाँ पे निकाला जाता है ना डेल्टा टी ना, ये निकालते हैं। और डेल्टा टी बराबर होता है क्या, T2 माइनस T1, ये चीज़। तो अब T2 के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये लिखो log K2 माइनस log K1 बराबर log A माइनस log A ना, ये पूरे एक साथ में लिखो। हाँ तब तो log A माइनस A अपान RT 2.303, ये T1 है T2 है, T2 पहले T2 रहेगा ना यार, माइनस log A फिर माइनस A बाई RT1 और 2.30 अब आएगा ठीक। अब इसको ना चेंज, अब इसको लिख सकते हो ना, वही फार्मूला लगा दो log A माइनस बी वाला, तो क्या हो जाएगा log A माइनस बी बराबर log K2 अपान K1 बराबर। अब इन सबको ना ओपन कर दो तो हो जाएगा log A माइनस E अपान RT2 2.303 माइनस log A माइनस माइनस प्लस E अपान RT1 2.303। देखो A से A ख़त्म ना, तो क्या आ जाएगा log, अब नहीं कटेगा, वो नहीं कटेगा भाई, हाँ कॉमन कटेगा नहीं, लेकिन ना log K2 अपान K1 कॉमन ले लो कि दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है। हाँ तो बाहर कर लो, साथ में माइनस ले लें, माइनस करने दें, पलट दे रहे हैं ना, तो ये अपान R, रुक जाओ इसको आगे कर दें, 2.303 R कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा इसको, हाँ इसको पहले ले इसको बाद में ना, इसके आगे माइनस है, तो पहले क्या हो जाएगा 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2, ये आएगा। जब क्या लेते हैं हम दो, मतलब टेम्परेचर अगर 2 लेते हैं तो वहाँ पे ना अगर सवालें आती हैं तो उसको इस सुनिएगा। तो बस इतना पढ़ना है, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, इससे ज़्यादा आंसर करेंगे तो देखेंगे, ठीक है ना, समझ आई नहीं आता। चलो क्वेश्चन करवा दें आप।